हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की एक और शक्ति, जिसमें हम राष्ट्रपति आपातकाल में पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक हम बात करने वाले हैं जो हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हम बात करने वाले हैं पेप्सू से लेकर के मणिपुर तक, और बीच में किस किस राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उन राज्यों के बारे में भी बात करने वाले हैं जिनमें भारत में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति शासन है इसको लेकर के ज़्यादातर विवादास्पद रहा है आर्टिकल 356। विवादास्पद क्यों रहा है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की जो एक और शक्ति है जिसमें हम आज राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। यदि हम आपातकालीन शक्ति के बारे में बात करें तो आपातकालीन शक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन की। यानी ये जो राष्ट्रपति शासन है ये कब लगता है और किस आर्टिकल में इसका उल्लेख दे रखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356, यानी आर्टिकल 356 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन ये राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो किसके आधार पर लगाते हैं, आधार क्या उसका राष्ट्रपति शासन लगने का। क्योंकि यहाँ आर्टिकल 356 में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, केंद्र में बैठी सरकार को कैसे पता लगेगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन लगाता है, इससे पहले यदि हम बात करें केंद्र में गृह मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय होता है और इस गृह मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री में यहां तमाम विभाग बने हुए हैं। तमाम विभागों में एक विभाग है राज्य विभाग, एक विभाग है राज्य विभाग। ये जो राज्य विभाग है गृह मंत्रालय में, इस राज्य विभाग में हर राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 15 दिन बाद, हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट यहां राज्य विभाग को देता है। यानी उस राज्य में क्या चल रहा है उस राज्य की पूरी जानकारी हर 15 दिन बाद राज्यपाल इस केंद्र में राज्य विभाग को देता है। तो ये जो राज्यपाल जो 15 दिन बाद राज्य की रिपोर्ट देता है, इसी रिपोर्ट के आधार पर ही यहाँ पे संवैधानिक यानी राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि किसके कहने से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अब यहाँ बात ये आती है कि कैसी कंडीशन हो गई हो तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो क्या हो गया हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लगता है किस आर्टिकल के अनुसार, आर्टिकल 356 के अनुसार। अगर हम यहाँ पे बात बताएं कि यदि
राज्यपाल ने जाकर के केंद्र में रिपोर्ट नहीं दी कि यहाँ राज्यपाल यानी यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो क्या कोई और चारा है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस राज्य की बात बताएं कि केंद्र की कई एजेंसियां ऐसी हैं जो देश में काम कर रही हैं। भले ही राज्यपाल ना बताए, लेकिन राज्यपाल रिपोर्ट ना दे, लेकिन फिर भी खुफिया एजेंसियों के द्वारा केंद्र को पता लगता रहता है कि उस राज्य में क्या चल रहा है। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 356 के अनुसार ये पता लग गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसकी जानकारी केंद्र में कौन देता है? राज्यपाल देता है। इस राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये जो गृह मंत्रालय है, इस गृह मंत्रालय में एक विभाग है, राज्य विभाग। इस राज्य विभाग में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हर 15 दिन बाद उस राज्य की रिपोर्ट देता है कुशलता की। इसी वजह से उस राज्य के बारे में केंद्र को पता रहता है कि राज्य में चल क्या रहा है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन लगने का तो आधार पता लग गया। आधार जब राष्ट्रपति शासन का पता लग गया, तो अगर हम बात करें कि उस राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगता है तो कितने समय बाद, कितने समय के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगने के 2 माह के भीतर 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। यानी संसद से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। यदि संसद अनुमति दे देती है तो ऐसी स्थिति में एक बार अनुमति देने से यानी राष्ट्रपति शासन कितने माह तक आगे बढ़ जाता है? 6 माह तक। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। संसद से अनुमति यदि मिल जाती है तो कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है? 6 माह राष्ट्रपति शासन और बढ़ जाता है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिना संसद की अनुमति लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने माह तक लगा रह सकता है? तो बिना संसद की अनुमति लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन 2 माह तक लगा रह सकता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर 2 हमारा 2 माह सही हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि जब 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होती है तो संसद किस बहुमत से अनुमति देती है कि उसमें राष्ट्रपति शासन अभी और लगना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, संसद जिस बहुमत से अनुमति देती है वो है साधारण बहुमत। कैसा बहुमत है? साधारण बहुमत। यानी साधारण बहुमत से यदि संसद अनुमति दे देती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन कितने माह आगे बढ़ जाता है? 6 माह। फिर आगे बढ़ जाता है 6 माह। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन किया 42वां, और 42वां संविधान संशोधन करके ये 1976 में किया गया। और 42वां संविधान संशोधन करके कह दिया गया कि जैसे ही संसद साधारण बहुमत से अनुमति देती है तो अनुमति के बाद में सीधा 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। क्या कहा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में लगा हुआ है, संसद की अनुमति मिलने के बाद में सीधा 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। लेकिन ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। लेकिन पहले कितना था? अनुमति मिलने के बाद 6 माह तक। लेकिन जैसे ही 77 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और सरकार गिरने के बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और मोरारजी देसाई की सरकार ने
यानी संविधान में संशोधन किया 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में किया और इसको पुनः 6 माह कर दिया। तो आपसे कभी भी पूछे कि यदि संसद की अनुमति मिलती है राष्ट्रपति शासन के लिए, तो पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि कैसे बहुमत से अनुमति मिलती है। साधारण से अगर राष्ट्रपति आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रपति आपातकाल के लिए जो अनुमति मिलती है संसद के द्वारा, जिस बहुमत से मिलती है वो है यानी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। लेकिन राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में यहाँ केवल साधारण बहुमत से बात हुई है कि केंद्र में संसद जो होती है उसमें राज्यसभा लोकसभा के दोनों यानी सदन साधारण बहुमत से अनुमति दे दें तो राष्ट्रपति शासन 6 माह और बढ़ जाता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये इंदिरा गांधी ने एक बार अनुमति मिलने से सीधा 1 वर्ष कर दिया। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार गिरी 1977 में और गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार ने संविधान में संशोधन किया 44वां 1978 में और ये कह दिया 1 वर्ष के लिए नहीं, उसको 6 माह तक ही रखा जा सकता है। तो 6 माह करके राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है। आपसे कभी भी पूछे कि राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ऐसी कंडीशन की बात करें कि राष्ट्रपति शासन राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो अधिकतम समय की यदि हम बात करें, अगर अधिकतम यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है। यदि हम अधिकतम समय की बात करें तो किसी भी राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। वैसे तो 1 वर्ष है, लेकिन 3 वर्ष कब लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी रह सकता है जब 2 कंडीशन सामने हो। एक तो कंडीशन वो यदि देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई हो। यदि देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में 3 वर्ष तक लगा रह सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग ये लिख करके दे दे कि उस राज्य में चुनाव अभी नहीं कराया जा सकता। यानी क्या लिखा हुआ है, 2 कंडीशन होनी चाहिए तभी किसी राज्य में राष्ट्रपति 3 वर्ष तक यानी राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रह सकता है। एक कंडीशन यदि किसी देश में यदि देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई है, या दूसरा पॉइंट ये है कि चुनाव आयोग ने लिख करके दे दिया है कि अभी उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। तो आपसे कभी भी पूछे कि किसी राज्य में कितने समय तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, तो 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। और ये दोनों की दोनों कंडीशन किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई हैं, संविधान के अनुसार। यानी संविधान में संशोधन किया गया 44वां, और 44वां संविधान संशोधन कब कर दिया, 1978 में। यह कह दिया कि अधिकतम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन तभी रह सकता है या तो केंद्र में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हुई है, या फिर चुनाव आयोग ने यह लिख के दे दिया है कि अभी राज्य में राष्ट्रपति यानी चुनाव नहीं कराया जा सकता।
ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित ये कहानी आपकी समझ में। आगे यदि हम बात करें राष्ट्रपति शासन से संबंधित कि कैसे पता चलता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इस 356 आर्टिकल के अलावा और कौन कौन से आर्टिकल हैं जो ये दावा करते हैं कि हाँ केंद्र को वाकई में लगाए कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यदि हम यहाँ पर बात करें, संविधान का एक आर्टिकल है 365। ये आर्टिकल 365 ये कहता है कि केंद्र जो भी आदेश देगा राज्य को, यानी केंद्र जो भी आदेश देगा राज्य को, वो राज्य उन आदेशों को मानेगा। यानी संवैधानिक तरीके से राज्य को जिस काम के लिए कहा जाएगा, राज्य उस काम को करेगा। और यदि राज्य उस काम को नहीं करता है तो केंद्र को लगेगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यानी आर्टिकल 365 के अनुसार ये कहा गया है कि केंद्र राज्यों को निर्देश देगा कि आप ये करिए। अगर राज्य नहीं करते हैं तो उन राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। इस वजह से आर्टिकल 365 भी पढ़ा जाता है। यदि हम आर्टिकल 355 की भी बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्र का दायित्व है कि सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। क्या लिखा हुआ 355 में? केंद्र का दायित्व है कि भारत के सभी राज्यों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करे, राज्य के अंदर शांति बनाए रखे, ये आर्टिकल 355 में लिखा हुआ है। जब राज्य में यानी आंतरिक अशांति होती है तो ऐसी कंडीशन में भी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो आर्टिकल 356 के अनुसार हमें 365 और 355 भी देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम आर्टिकल 356 की बात करें तो इस आर्टिकल 356 का प्रयोग कई बार अवैध रूप से किया गया है। यानी आर्टिकल 356 ऐसा है कि ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहता है। लेकिन अगर हम वर्तमान तक की बात करें, 1953 से लेके 2025 तक अब तक भारत में लगभग 126 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 126 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब ये है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन ये 1953 में पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, पेप्सू की, वर्तमान में पंजाब वाला क्षेत्र, इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1953 में लगा, पेप्सू में। अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में अभी लगा राष्ट्रपति शासन, ये लगा है मणिपुर में। और ये जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है ये कौन सा है? 126वां। यानी पहला तो लगा पेप्सू में और लास्ट में लगा है मणिपुर में। हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में। अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। पहले इसमें 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, अब इसमें 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है मणिपुर में। और यदि हम आपसे कभी भी पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया जा चुका है, तो लंबे समय की बात करें तो पंजाब में लगाइए 2000 दिन तक। लगभग कितने समय तक? 2000 दिन तक। यानी कहने का मतलब ये है
कि पंजाब में सबसे लंबे समय तक, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों के कारण यहाँ लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा था। और यदि वर्तमान की बात करें तो मणिपुर में। तो भारत में अब तक लगभग 126 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, 1953 से लेकर 2025 तक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आर्टिकल 356 है, इसका दुरुपयोग भी हुआ है कई बार, और दुरुपयोग हमेशा तभी हुआ है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो और राज्य में किसी और पार्टी की। जब ये ऐसा दिखाई देता है कि केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की, तब ऐसा लगता है क्योंकि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त होता है वो केंद्र की ओर से होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है और मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, ज़्यादातर राज्यों में राज्यपाल उसी सरकार के होते हैं। तो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, उस पार्टी के राज्यपाल को उस गैर पार्टी के सरकार में, यानी केंद्र में किसी और पार्टी के, राज्य में किसी और पार्टी के, तो उस राज्य के राज्यपाल को हमेशा ये लगता रहता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। लेकिन जिस राज्य में केंद्र, यानी जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है और उसी पार्टी की सरकार यदि किसी राज्य में है, तो कितना भी कुछ भी हो जाए, उस पार्टी के राज्यपाल को कभी ये नहीं लगेगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। ये एक अमूमन ऐसा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के अनुसार, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है? क्या इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक उस समय भारत में देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी समय अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसमें कुछ समय बाद ही मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और राष्ट्रपति शासन वहाँ जो उत्तराखंड में लगाया गया, उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। जैसे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया, उन्होंने उसको न्यायालय में चुनौती दे दी। जब न्यायालय में चुनौती दी गई, तो जब कोर्ट को लगा कि राष्ट्रपति शासन जो उत्तराखंड में लगाया गया है, कहीं तक नहीं लग रहा है कि वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, लेकिन अपोजिट सरकार होने की वजह से, राज्य में किसी और पार्टी की, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होने के कारण ही उस राज्य को राजनीतिक दंश झेलना पड़ा। तो वहाँ राष्ट्रपति शासन पुनः, यानी वहाँ की सरकार पुनः बहाल हो गई 2016 में। हरीश रावत दोबारा सत्ता में आ गए, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। वैसा ही सेम अरुणाचल प्रदेश में हुआ, वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगा, और राष्ट्रपति शासन लगा तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी गई। तो कोर्ट में चुनौती दी गई तो कोर्ट ने भी यही कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया है। कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। उस सरकार को बहाल कर दिया गया। जैसे उस सरकार ने कोर्ट में जाकर के कहा कि हमारे जो 6 माह ऐसे ही निकल गए हैं, वो 6 माह कैसे वापस आएंगे, क्या हमें 6 माह और सरकार चलाने का मौका दिया जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय कोर्ट ने जो बात कही वो सुनने लायक थी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी करिए, कैसा भी करिए, आप चाहो तो उस घड़ी की सुई को 6 माह पीछे ले जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोर्ट का निर्णय आता है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो वजन डाल देते हैं बातों में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल 356 के अनुसार कई बार इसका दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि भारत में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? 126 बार। सबसे पहले 1953 में पेप्सू में लगा, और वर्तमान 2025 में कहाँ लगा है? मणिपुर में। और ये मेरे प्यारे दोस्तों, 1953 से लेकर 2025 तक 126 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अमूमन ऐसा होता है कि 356 का प्रयोग ज़्यादातर यानी विरोधी, यानी केंद्र में किसी और पार्टी और राज्य में किसी और पार्टी के होने के कारण भी ये दंश झेलता है राज्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य में क्या क्या बदलता है? यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में क्या बदलता है, तो राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगने से उस राज्य सरकार को
राज्य सरकार को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सबसे पहला काम यही होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है वहां की सरकार को हटा दिया जाता है, वहां की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है उस राज्य का बजट अब संसद में पारित होगा। यानी कभी भी आपसे पूछे कि अगर यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस राज्य का बजट कहाँ पारित होता है, तो उस राज्य का बजट कहाँ पारित होता है? केंद्र यानी संसद में। ये क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं। यदि आपसे कभी भी पूछे कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार फिर किसको मिल जाता है राष्ट्रपति शासन के समय पे, तो ये संसद को मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात आपको बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ एक केस। यानी जो केस है राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ वो है SR बॉम्बई। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1988 का ये केस है। लेकिन इसका निर्णय कब आता है? केस तो 1988 का है, लेकिन निर्णय कब आता है? 1994 में। यानी ये केस वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है वो SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994। ये कर्नाटक का केस है। किस राज्य का है? कर्नाटक का। इसमें जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राष्ट्रपति शासन को कोर्ट में चुनौती दी गई कर्नाटक में। तो इस कोर्ट में जब चुनौती दी गई, क्योंकि वहां कर्नाटक में संवैधानिक तंत्र विफल बताया, लेकिन संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ क्योंकि कर्नाटक भी उसकी चपेट में आ गया कि केंद्र में किसी और की सरकार, राज्य में किसी और की। तो जब कोर्ट में चुनौती दी गई तो इस SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 वाले केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 4 बातें कही। पहली बात यही थी कि संवैधानिक तंत्र वास्तव में विफल होना चाहिए, न कि काल्पनिक। पहली बात तो यहां यही थी। यानी संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है तो वास्तव में होना चाहिए, केवल कहने मात्र से नहीं, काल्पनिक झूठी कहानी नहीं चलेगी कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया था इसलिए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यही दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ था कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को लिखित रूप में देगा। राष्ट्रपति यानी राज्यपाल अपनी रिपोर्ट के संवैधानिक तंत्र विफल हुआ ये लिखित में देगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां ये था कि राष्ट्रपति शासन एवं उस राज्य की विधानसभा भंग
एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ नहीं किए जा सकते। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा, राज्य सरकार को हटा दिया, विधानसभा भी भंग कर दी, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। राज्य सरकार हटाई जाएगी, बाद में विधानसभा भंग होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और यहाँ चौथा पॉइंट ये था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है और उसमें बाद में पता लगे कि उसमें संवैधानिक तंत्र विफल नहीं हुआ, उसमें गैर संवैधानिक विफल होने के कारण भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, तो न्यायालय को ये पावर है, न्यायालय को ये पावर है कि वहां की सरकार को पुनर्जीवित कर सकता है, पुनर्जीवित कर सकता है। यानी पुनर्जीवित का मतलब यह है, न्यायालय ने इसमें चौथी टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अवैध रूप से लगाया गया है, आर्टिकल 356 का प्रयोग अवैध रूप से किया गया है, तो न्यायालय को यह पावर है कि उस राज्य सरकार को पुनः बहाल कर देगा। ये 4 निर्णय दिए गए थे एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ सन 1994 वाले केस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी समझ में आया होगा। अगर हम यहीं पर बात करें कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं उसमें भारत में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो जिनमें एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, एक है तेलंगाना, एक तेलंगाना है, एक तेलंगाना, और जो दूसरा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। यानी ये 2 राज्य हैं जिनमें अभी तक एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं राष्ट्रपति शासन आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एक और आपातकाल की, जिसमें हम वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करेंगे। वित्तीय आपातकाल की यदि हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल संविधान के आर्टिकल 360 में दे रखा है। यहां दे रखा है वित्तीय आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल। यानी वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में? 360 में। ये वित्तीय आपातकाल लगता कब है? ये लगता जब है जब साख खतरे में हो, यानी साख खतरे में हो, यानी साख मुद्रा जो होती है वो खतरे में हो, बैंक दिवालिया हो गए हों, ऐसी स्थिति में 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन वित्तीय आपातकाल जो लगेगा उसमें भी संसद से जो अनुमति लेनी होगी, 2 माह के भीतर संसद से अनुमति लेनी होगी। लेकिन संसद ने एक बार यदि अनुमति दे दी तो ये वहां संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि वित्तीय आपातकाल कितने समय तक रहेगा। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि संसद की बिना अनुमति के भारत में वित्तीय आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो आंसर होगा 2 माह। अगला पॉइंट यह है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? 360 में। तीसरा पॉइंट यह है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ? 360। क्योंकि 360 का मतलब यह वित्तीय आपातकाल अभी भी एक भी बार, यानी कभी भी अभी तक 2025 तक एक भी बार लागू नहीं हुआ, 1950 से लेकर अब तक। अगला पॉइंट ये बनता है कि जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारत में जितने भी कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों का वेतन कम कर दिया जाता है। भारत में जितने की भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन कम कर दिया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल में सरकारी कर्मचारियों का, न्यायाधीशों का भी वेतन कम कर दिया जाता है। यहाँ 360 में ये लिखा हुआ है। और वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है?
राष्ट्रपति लगाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल यानी राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, आर्टिकल 356 के अनुसार, 356 जो बताया है इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शासन लगाता है ये राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पर लगाता है। लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाता है, लेकिन ये किससे सलाह लेता है? मंत्री परिषद से। और मंत्री परिषद की मौखिक सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद में आज हमने राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अनुसार पढ़ाया। उसमें हमने कई उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात की जो आज हमको करनी चाहिए थी। वहीं हम बात करें, हमने आज आर्टिकल 360 का प्रयोग किया, 360 के बारे में बताया जिसमें वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आप केवल 3 पॉइंट याद रखो। अगर आपातकाल लगेगा आर्टिकल 352 के अनुसार, यदि 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा, तो ऐसी स्थिति में यहां लिख लो राष्ट्रपति आपातकाल यानी राष्ट्रपति आपातकाल यदि लगता है तो संसद से 1 माह के भीतर अनुमति लेनी होगी। यदि वहीं हम बात करें आर्टिकल 356 की, यदि राज्य में किसी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में संसद से 2 माह के भीतर अनुमति लेनी होगी। वहीं हम बात करें आर्टिकल 360 की, यहाँ वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, वित्तीय आपातकाल, तो ऐसी स्थिति में संसद से कितने माह के भीतर अनुमति लेना आवश्यक है? 2 माह के भीतर। केवल ये पॉइंट याद रखना, कभी भी पूछ सकता है कि संसद की बिना अनुमति के राष्ट्रपति आपातकाल देश में कितने समय तक लग सकता है? 1 माह तक। बिना संसद की अनुमति के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लग सकता है? 2 माह तक। अधिकतम की बात करें 3 वर्ष, और यहाँ अधिकतम है अनंत समय तक, कितने भी लंबे समय तक। और यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 360 के अनुसार यदि वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो संसद की बिना अनुमति के कितने समय तक लगा रह सकता है? 2 माह तक। और यहाँ ये लिखा हुआ है कितने समय तक लग सकता है, तो यहाँ इस बारे में संविधान मौन है। यदि यहाँ अधिकतम की बात करें, अधिकतम यहाँ 2 माह है, और यहाँ अधिकतम अगर आपसे केंद्र की पूछे तो अनंत समय तक, और यहाँ राज्य की पूछे तो 3 वर्ष, और यहाँ पूछ रहा है तो संविधान इस संदर्भ में मौन है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कितने समय तक लग सकता है आपातकाल? अनंत समय तक। लेकिन अनंत समय तक लग सकता है, लेकिन हर 6 माह बाद अनुमति लेनी होगी। वैसे सेम यहाँ 3 वर्ष तक अधिकतम लग सकता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, लेकिन 6 माह बाद अनुमति लेनी होगी। और वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय लगेगा, संविधान में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।